तो समझ लो हर एक राशि में कुछ ग्रह पॉजिटिव है और कुछ ग्रह नेगेटिव है। पर पहचाना हो कैसे? इसके लिए अपना हॉरोस्कोप चेक करो, देखो कि बेनिफिक्स और मेलिफिक्स इनको चेक करो। अब आप सब जानते हो कि बेनिफिक्स प्लैनेट जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद कर रहे हैं और मेलिफिक्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्शन कह लो। पहले ये गलत धारणा है कि कुछ ग्रह अशुभ हैं और कुछ ग्रह आपके लिए शुभ हैं, इसलिए वे अपने हिसाब से एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, कुछ अशुभ ग्रह हैं जो आपके लिए शुभ है। जी हाँ, वी आर वेरी लक्की। यहाँ तक कि ग्रह अपना अशुभ प्रभाव भी खो देते हैं अगर मैं कहूँ तो। चलो इस बात पर और चर्चा कर लेते हैं। पर बता दूं कि हर एक ग्रह जीवन की कुछ घटनाओं का कारक है, उन्हें आइडेंटिफाई करता है। अब देख लो, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का, मंगल भाई का, बुध व्यवसाय का, बृहस्पति संतान का है, शुक्र पति या पत्नी का है, शनि दीर्घायु का है, राहु जिसे ड्रैगन का सर कहते हैं मातृ संबंधों का है, केतु प्रत्य संबंधों का कारक है। हर एक ग्रह अपने हॉरोस्कोप में अलग अलग हाउस का भी कारक है। अब देख लो, 12 हाउस है, याद कर लो इनके कारक और ये हाउस क्या क्या देता है। अब देखेंगे कि प्रथम भाव जिसमें सूर्य है, द्वितीय भाव जिसमें बृहस्पति इंपॉर्टेंस है, तृतीय भाव, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं नेचुरल बेनिफिक्स और नेचुरल मेलिफिक्स प्लैनेट्स। ये क्या करते हैं? नेचुरल मेलिफिक्स आप कह लो सूर्य, वेनिंग चंद्रमा जो घटता हुआ चंद्रमा है, मंगल, बुध यदि वो इल एसोसिएटेड हो, शनि राहु केतु। अब शुभ ग्रह कौन से हैं? वेक्सिंग चंद्रमा, बढ़ता हुआ चंद्रमा, बुध यदि वेल एसोसिएटेड हो, बृहस्पति, शुक्र। अब देख लेते हैं किस पोजीशन पे ये शुभ प्रभाव डालने के लिए बाधित हो सकते हैं। जैसे अपने हॉरोस्कोप में देखो, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, चंद्रमा को हटाकर, वो तो शुभ है ही है। पंचम और नवम भाव का स्वामी भी शुभ है। अब गौर करो, 4, 7, 10वें भाव के स्वामी, लेकिन वे नेचुरल बेनिफिक्स ना हो, मतलब वे शुभ ग्रह ना हो, तब वो शुभ होंगे। अब जो 9वें भाव का स्वामी है, वो 5वें भाव के स्वामी से ज़्यादा पॉजिटिव है। जो 10वें भाव का स्वामी है, वे 7वें भाव के स्वामी से ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो 7वें भाव का स्वामी है, वे चौथे भाव के स्वामी से ज़्यादा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं अशुभ ग्रह जो नेगेटिव हो रहे हैं। तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी तो हैं ही। चौथे, 7वें, 10वें भाव के स्वामी केंद्राधिपति जिन्हें बोलते हैं, यदि वे प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह हो, मतलब नेचुरल बेनिफिक्स हो, तभी होगा, तभी वो नेगेटिव काम करेगा। 11वें भाव का स्वामी जो छठे भाव के स्वामी से भी ज़्यादा अशुभ होता है। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव के स्वामी से भी ज़्यादा अशुभ होता है। इसमें न्यूट्रल कंडीशन भी है, जैसे चंद्रमा प्रथम भाव का स्वामी हो, सूर्य चंद्रमा 8वें भाव का स्वामी हो, सूर्य चंद्रमा दूसरे और 12वें भाव का स्वामी हो। तो आप देख सकते हैं कि एक स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति भी अशुभ हो सकता है यदि वह चौथे, 7वें और 10वें भाव का स्वामी हो। मंगल, शनि जैसे स्वाभाविक रूप से अशुभ ग्रह यदि कोणों, केंद्रों के स्वामी बन जाए तो टेम्परेली शुभ हो जाते हैं। लेकिन एक और तोड़ है कि यह ग्रह तो अपने अपने ही घर में लॉर्डशिप में मौजूद ना हो। आप ये देख सकते हैं कि सूर्य सिंह राशि, चंद्रमा कर्क राशि, मंगल मेष वृश्चिक राशि, बुध मिथुन कन्या राशि, बृहस्पति धनु मीन राशि, शुक्र वृषभ तुला राशि, शनि मकर कुंभ राशि इनकी लॉर्डशिप रखता है। आइए थोड़ा और डीप चलते हैं। कुछ लोगों को सीधा प्रसिद्धि सम्मान मिल जाता है, उन्हें प्रतिष्ठा, उनकी आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक सफलता, जो ग्रह उन्हें मदद करते हैं उन्हें हम योग कारक कहते हैं। सर्च करो कि एक ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों हाउसेस को स्वामी है, मतलब केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, त्रिकोण भाव 1, 5, 9। पर आप ये पाओगे केवल मंगल, शनि, शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिन्हें आप योग कारक कह सकते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, अगर ये ग्रह योग कारक नहीं है, मैं आपके लिए योग कारक सर्च करता हूँ। तो आप चतुर्थ भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव के स्वामी को सर्च करो, देखो कि वो एसोसिएटेड हैं तो एक राजयोग बन जाएगा वहाँ पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वे तीसरे, छठे, 8वें भाव के स्वामी के साथ कोई उनका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं उनके तीसरे, छठे, 8वें भाव के स्वामी के साथ कोई संबंध हो। एक और सजेशन, पावरफुल राजयोग अगर है तो वह 9वें और 10वें भाव के स्वामी के एसोसिएशन से बनेगा। जैसे 9वें और 10वें भाव के स्वामी अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो राजयोग बनेगा। जब 9वें और 10वें भाव के स्वामी एक दूसरे को देखते हैं तब भी राजयोग बनेगा। अब ये कंडीशन देखो, चौथे 5वें का संयोजन, 7वें 5वें का संयोजन, 10वें 5वें का संयोजन, चौथे 9वें का संयोजन, 7वें 9वें का संयोजन, 10वें 9वें का संयोजन। चलिए इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अब आकाश की ओर देखिए,
आपको ग्रह दिखाई देंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह हैं, उनके इन्फ्लुएंस को एनालाइज करते हैं। वह आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। इसके बाद आप कुछ ट्राई कर सकते हैं अपने फेवर में। आप में से कुछ लोग अपने काम में मेहनती, एक्टिव और महत्वाकांक्षी हैं। वहीं आपके साथ हॉस्पिटल में जस्ट 2 घंटे बाद पैदा हुआ एक व्यक्ति एग्रेसिव और झगड़ालू स्वभाव का है। ये ग्रह ही हैं जो आपके प्रोफेशन का डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे में क्या करें, इन्हें फॉलो किया जाए। क्यों ना इन्हें फॉलो करें। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं पर असफल हो रहे हैं, तो खुद पर भरोसा रखें। यकीन करें कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए मान लें कि ग्रह आपके फेवर में काम कर रहे हैं, कुछ आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, आप पे दबाव बना रहे हैं। तो अपने भीतर झाँकें और देखें क्या फ़ेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। ऐसे काम करें जो पॉजिटिविटी बढ़ाएँ, आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ाएँ। बेसिकली कुछ एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करें। इसलिए अपने इंटेलिजेंस और विज़डम को यूज़ करें। लेकिन क्या होगा अगर ग्रह इन एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करें? एक काम करें, जैसे हेल्थ का एग्ज़ाम्पल लो। किसी ग्रह के इन्फ्लुएंस से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन यदि आप बीमार पड़ते हैं तो बेसिकली आपकी रिकवरी धीमी होगी। इसलिए आपको अपनी हेल्थ के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह आप हेल्थ रिलेटेड प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा भी कभी घटता है, कभी बढ़ता है, आपके मन को कंट्रोल करता है। इसी कारण आप कभी डरपोक तो कभी करेजियस फील करते हैं। इसलिए यदि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने प्लैनेट्स को आपको समझना होगा, आपको इन्हें फॉलो करना होगा। ट्राई करो अच्छा करने का, भले ही आपके साथ बुरा करना हो।